आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसमें सबसे पहले हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और जिनका नाम है कार्बन फैमिली। तो स्टूडेंट याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स की, सो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरीनियम, ये सारे आपके ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं। और इनको कार्बन फैमिली इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट लेते हैं। फिर साथ साथ स्टूडेंट आपको ये भी रीज़न पता हो कि इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस वजह से कहते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक्चुअली पी सब शेल में आएगा। सो इस वजह से हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इस पार्ट में आपके इस एक्चुअली लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जिनको कार्बन फैमिली कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले आ रही हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स और इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो स्टूडेंट याद रखें कि जनरल ट्रेंड आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड है। जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड डिक्रीजिंग मिलेगा। उसकी रीज़न स्टूडेंट दो तीन रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि कार्बन, और अगर मैं बात करूँ कार्बन, सिलिकॉन आ रहा है, फिर जर्मेनियम आ रहा है, फिर टिन और लेड आ रहे हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन ये तो आपके होते हैं जनरली नॉन मेटल, ये होते हैं नॉन मेटल्स। फिर जब हम जर्मेनियम की तरफ मूव करते हैं तो ये जर्मेनियम यहाँ पे होता है मेटलॉइड, और जो टिन और लेड होते हैं ये आपके होते हैं मेटल्स। तो मेटालिक करेक्टर एक्चुअली इंक्रीज हो रहा होता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं अलोंग द ग्रुप। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ये जानने वाली है कि जो साइज ऑफ द एटम है वो जनरली इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा तो आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो वीक होने लग जाएंगी। सो इस वजह से आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या मिलेगा, आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा। लेकिन ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अब मैं अलग से अगर हम बात करें कार्बन और सिलिकॉन की, तो हालांकि वो नॉन मेटल है लेकिन उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है? उसकी वजह यह है स्टूडेंट कि कार्बन और सिलिकॉन ये बनाते हैं जाइंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड को पिघलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा हाई हीट चाहिए होती है, तो कार्बन डायमंड में जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी, सिलिकॉन के जो कंपाउंड है वो भी जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। लेकिन अगर हम जर्मेनियम की बात करें, टिन की बात करें, तो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा। अब यहाँ पे फिर हम अगर देखें एक और एक्सेप्शन आ रही है टिन और लेड में। तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो ज़्यादा होना चाहिए था, लेड का सबसे कम होना चाहिए था इस ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन आपको देखें टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम मिल रहा है, लेड का ज़्यादा मिल रहा है। उसकी स्टूडेंट एक तो रीज़न ये है कि टिन जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, या हम कह सकते हैं कि ये 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट याद रखें ये दोनों स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होते हैं। डिस्टॉर्टेड मतलब कि इनमें एफिशिएंसी स्ट्रांग नहीं होती, यानी एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता मॉलिक्यूल की या एटम्स के अरेंजमेंट का रेगुलर पैटर्न नहीं होता। मॉलिक्यूल और एटम जो है वो आपस में डिस्टॉर्टेड हुए हुए होते हैं। जब डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा तो इनको मेल्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो ये रीज़न आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है। अब अगर हम बात करें लेड की, तो लेड के केस में क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पे क्लोज क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं होता। ये हम बात कर रहे हैं लेड की, तो यहाँ पे हम लेड लिख देते हैं। तो लेड में स्टूडेंट क्लोज पैक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इनमें पैकिंग एफिशिएंसी स्ट्रांग होती है और इनको मेल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो बढ़ जाता है। सो ये कब हो रहा होता है, जब ये मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंचता है। सो होपफुली स्टूडेंट ये रीजंस आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आइए स्टूडेंट हम मूव करते हैं ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल्स टू मेटल इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स। सो पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आते हैं। यानी कार्बन और सिलिकॉन तो वो नॉन मेटल्स होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स, वो जर्मेनियम का मेटलॉइड होगा, यानी वो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी देगा, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी देगा। और टिन और लेड ये आपके मेटल्स होते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड आपने याद रखना है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर का। आइए स्टूडेंट अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो जनरली जो आपके फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक शो करते हैं +4 वाली और एक शो करते हैं +2 वाली। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप देख रहे हैं जो टेबल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि +4 स्टेट जो है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल है। यानी कार्बन की +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द ग्रुप तो +4 वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो रही है और +2 वाले की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और ये स्टेबिलिटी देखें, अगर लेड की हम बात करें तो वो एक्चुअली यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेड के केस में देखें +4 वाले की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और +2 वाले की स्टेबिलिटी
ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये रेड लाइन देखें +2 की आ रही है, तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ गई जब लेड की बात की है, और +4 की स्टेबिलिटी कम हो गई लेड के केस में। सो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इसकी रीज़न हमने जाननी है, और इसकी रीज़न जानने के लिए हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली इसकी रीज़न होती है। तो सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट को जान लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इनर्ट पेयर क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो दोनों को पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट एटॉमिक s ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड इन द कंपाउंड। यानी स्टूडेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन अगर आपने देखी तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल में कि वो अनशेयर्ड ही रहे कंपाउंड के साथ। यानी जो s ऑर्बिटल है वो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेता, यही एक्चुअली इनर्ट पेयर कहलाता है। और उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट स्टेबिलिटी होता है कि आपको Pb प्लस जो PbCl2 है यानी +2 वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी एज कम्पेयर टू +4, यानी PbCl4 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू Pb+2। आइए स्टूडेंट इसकी मजीद रीज़न जानते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली होता क्यों है। पहली रीज़न आपने पहली जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि ये हैवियर कंपाउंड में होता है। जैसे लेड हैवी क्यों है, क्योंकि जैसे आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअली वो हैवी होता जा रहा है, उसका एटॉमिक मास भी एक्चुअली बढ़ रहा है। तो लेड के केस में अगर हम बात करें तो जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2Np2, और ये तमाम जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही होती है NS2Np2। तो स्टूडेंट बाकी कंपाउंड के एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यानी ये चारों को लूज कर देते हैं और +4 के जो कंपाउंड बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपके पास आ जाता है हैवियर एलिमेंट, यानी जिस तरह हम बात कर रहे हैं लेड के केस की, सो लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो बाकियों से सबसे ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, उसमें आप देख रहे होंगे कि शेल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके शेल्स भी लेड में ज़्यादा होंगे बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका एक्चुअली क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटॉमिक नंबर क्योंकि बढ़ गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं। ये यहाँ पे आपने ये चीज़ में रखनी है क्योंकि प्रोटॉन आपका एक्चुअली न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा है, न्यूक्लियस में अमाउंट ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो वो जो अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसमें एक्चुअली प्रोटॉन सबसे ज़्यादा हैं लेड में और हैवियर एलिमेंट है। तो वो 1s के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, 2s के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। इसी तरह ये इफेक्ट आगे भी चलता जाएगा, यानी 3s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, 4s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो आपके जो s वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्चुअली खींचे चले आएंगे न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन्स ज़्यादा हो चुके हैं, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो चुका है। अब p वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, लेकिन s वालों की कोशिश होगी कि वो न्यूक्लियस के साथ अटैच रहें, और यही वो s के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे और वो इनर्ट पेयर कहलाएगा। सो इनर्ट पेयर की वजह से वो आपका कंपाउंड s वाला जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तो वो शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेगा, और यही इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट उसकी रीज़न, उसका एक्चुअली इफेक्ट क्या होगा कि रिलेटिव स्टेबिलिटी एक्चुअली फॉल्स होती जाएगी +4 वालों की, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, और +2 वालों की बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और कंपाउंड हैवी होता जा रहा है, और ये एक्चुअली स्विच कर जाता है लेड के केस में। सो हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को अगर हम देखें, जर्मेनियम +2 की स्टेबिलिटी कम है, जर्मेनियम +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, Sn+2 10+2 की स्टेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू Sn+4। लेकिन लेड के केस में रिवर्स हो चुका है। यानी अगर हम बात करें अगर आपको क्वेश्चन आए कि PbCl2 और PbCl4, देखें इन दोनों में पहले तो पता लगा लें कि लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ पे +4 है। तो क्लोरीन यहाँ पे -1 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +2 लेड हो जाएगा, यहाँ पे -1 × 4 हो जाएगा -4, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो अब आप देखें कि PbCl2 की यानी +2 वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी PbCl2 को तोड़ना मुश्किल काम हो जाएगा एज कम्पेयर टू PbCl4। तो होपफुली स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की ये वाली चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मजीद हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जहन में रखना है वो ये रखना है जहन में कि जब हमने बात की Ge+2 की तो इसकी स्टेबिलिटी कम थी एज कम्पेयर टू Ge+4। इसी तरह जब हमने टिन की बात की तो उसकी स्टेबिलिटी +2 वाले की कम थी एज कम्पेयर टू टिन+4। लेकिन जब हम स्टूडेंट लेड की बात करेंगे तो हम कहेंगे लेड +2 की स्टेबिलिटी एक्चुअली ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू लेड+4। इसकी रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी हमने देखा जो कि हैवियर एलिमेंट में होता है, डोमिनेट कर जाता है इन लेड कंपाउंड्स। तो अब उसके मुताबिक अगर देखा जाए कि Ge+2 सो स्टूडेंट ये होगा लेस स्टेबल, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये होगा लेस स्टेबल, राइट, एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू Ge+4। अब Ge+4 Ge+2 ये कैसे बन सकता है Ge+2 से कि ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे,
जब 2 इलेक्ट्रॉन को Ge+2 लूज कर देगा तब वो किसके अंदर आ जाएगा, Ge+4 के अंदर आ जाएगा। जैसे जैसे सोडियम स्टूडेंट जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किस में आ जाता है, Na+1 चार्ज आ जाता है ना उसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके -1 इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं, समटाइम यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके ऊपर +2 चार्ज इजाफा होना चाहिए, तो ये +2 से +4 पे चला जाएगा और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन का। ये हम जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये लेस स्टेबल से कहाँ जा रहा है, मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, मोर स्टेबल, या इसको आप हाई स्टेबल भी लिख सकते हैं, हाई स्टेबल। लेकिन अब क्योंकि स्टूडेंट ये इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये हमने बहुत दफ़ा इसको पढ़ा है। तो ये लेस स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये मोर स्टेबल क्या होगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह स्टूडेंट जब हम टिन को देखेंगे तो Sn+2 ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसा काम करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो स्टूडेंट ये भी क्या कहलाएगा, लेस स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि Sn+2 की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या होगा, मोर स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट जब हम लेड की बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि Pb+2 यानी Pb+2 वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Pb+4। तो होना क्या चाहिए कि Pb+4 आप यहाँ पे लिखेंगे, उसकी एक्चुअली हो रही होगी रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गेन करेगा, रिडक्शन हो रही होगी, और यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन आप लिख दें और ये कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 के अंदर। अब जिसकी होती है रिडक्शन वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये लेस स्टेबल क्या होगा, लेस स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और स्टूडेंट ये मोर स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी इन कंपाउंड्स की। बढ़ते हैं आगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होती है तो दे डोंट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, यानी जनरली तो ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली तो ये +4 वाले कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो 2 फॉर्म में बना सकता है नेगेटिव आयन, यानी ये C-4 के आयन भी बना सकता है और C2-2 के आयन यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Na2C2 की, तो ये सोडियम कार्बाइड है, इसमें अगर आप देखें तो सोडियम के ऊपर +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये C2-2 के कंपाउंड्स यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड भी यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं। आइए स्टूडेंट फिर हम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में लास्ट बात करते हैं, यानी पार्ट सी को देखते हैं, नेचर ऑफ M+2 N+4 कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट हमने देखना है कि M+2 के कंपाउंड्स किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट होते हैं या आयोनिक, M+4 के कंपाउंड कोवलेंट होते हैं या आयोनिक। इसके लिए स्टूडेंट एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं फेजन्स रूल। फेजन्स रूल ये बताता है कि कैटायन का साइज अगर स्मॉलर होगा, यानी अगर स्मॉलर साइज का मतलब उस पर चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, सो वो जो कंपाउंड है जब वो मिलेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जो कंपाउंड बनाएगा वो कोवलेंट इन नेचर होगा। पहले इसकी रीज़न समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि लेट सपोज आपके पास M+4 वाले कंपाउंड हैं या M+2 वाले कंपाउंड है, तो हम देखते हैं कि M+4 उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर चुका है, तो उसके ऊपर +4 चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर चुका है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, वो एक्चुअली शेयरिंग यहाँ पे कर सकता है। सो इसके कंपाउंड क्या होंगे, एक्चुअली कोवलेंट होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। लेकिन जो M+2 वाले हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। सो उसके कंपाउंड, क्योंकि जब कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की, तो कंपाउंड क्या बनते हैं, आयोनिक बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि हम बात कर सकते हैं कि अगर SnCl4 हो गया, अब आप देखें यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है +4 और SnCl2 हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा कोवलेंट है, कौन सा आयोनिक है, कि जिसका एक्चुअली चार्ज ज़्यादा होगा, साइज़ छोटा होगा कैटायन का। जब जाहिर सी बात है चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो साइज एक्चुअली छोटा हुआ है क्योंकि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। सो इसका स्मॉलर कैटाइन है। सो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपके क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे, यानी SnCl4 कोवेलेंट इन नेचर होगा, लेकिन SnCl2 आपका आयोनिक इन नेचर होगा। सो होपफुली स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा अबाउट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट्स। थैंक यू।